सफल होगी तेरी आराधना। दादी से कहती है माफी मांग लेनी चाहिए, थोड़ा सीरियस होकर करते हैं। देखो आराधना, माफी मांग रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कैसे 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 बात करें, कैसे बात करें? I'm really sorry आराधना, it was an honest mistake. I'll try to be my best. I will not do it again. हिंदी में मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्या करूं? इंग्लिश में उससे अगर बात करता ना, उसे लगता है मैं एटीट्यूड में बात कर रहा हूँ। हिंदी मुझसे बोली नहीं जा रही, मुझे लगता है कि मैं मराठी ट्राई करता हूँ। हाँ बेस्ट है, मराठी सीख के एक वॉइस नोट भेज देता हूँ, काम खत्म। सामने जाके बात करने की जरूरत नहीं है। हे अलीशा, आई एम सॉरी को मराठी में क्या बोलते हैं? मला माफ करा। माला माफ, मला माफ करा। हे अलीशा, मराठी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। को क्या कहते हैं? माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली। माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली। माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली। अभी किस मराठी लड़की को लेकर आए हैं आप? मैं कर रही हूँ ना आपके सारे काम, फिर क्यों आप रोज रोज नए नए लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं? क्या? अरे ये it's not a new staff member, it's an AI voice. मतलब कंप्यूटर जरिए आवाज आ रही थी, स्टाफ की नहीं। कंप्यूटर से अगर आप बात करो तो वो जवाब देता है, देती है, था है। हाँ, जरूर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या ढूंढ क्या रही हो? स्वतःला मोठं शहाणं समजतात, पण खरं तर मूर्खच आहे ते। हाँ? ये लीजिए। विनायक आपको ढूंढ रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि उसे थोड़ी देर के लिए आपके पास लेकर आती हूँ। बात तो सुनो। एलिशा, क्या करूं उस लड़की को मराठी में क्या बोलते हैं? मी या मुलीचं काय करू? मी गधा आहे। यू डोंकी। भगवान का बहुत शुक्र है कि तुम आ गई। असल में मैंने देविका के साथ मिलकर तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए मुझे लग रहा था कि इस बार तुम मेरी मदद नहीं करोगी। लेकिन देखो ना, तुमने ये बात साबित कर दी है कि पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। बस तुम मुझे एक मौका और दे दो, मेरी हेल्प कर दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। सच मुझे क्या लगता है ना कि हम वो रिकॉर्ड रूम में जो सबूत रखे हैं, किसी पुलिस वाले को रिश्वत देकर सबूत मिटवा देते हैं। वो चाकू पर जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, अगर वो हट जाएंगे तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। तुम्हें जो कुछ भी करना है प्रशांत, तुम करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारी किसी भी हरकत में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम यहां तुम्हारी मदद करने नहीं आए हैं प्रशांत। आज भी हमें अपने जुल्मों की दास्तान याद है, इसलिए अब हमसे किसी भी मदद की कोई भी उम्मीद मत रखना। तो इनका तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम इस तरह से मुझे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकती हो। याद रखना, तुम भी फंसोगी इसमें। मेरे पास भी तुम्हारे बहुत सारे राज हैं। अगर मैंने माधव को ये बता दिया ना कि तुमने दामिनी की सरोगेसी को रोकने की कोशिश की थी, तो क्या होगा? हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे सर पर से छत छीनी जाएगी। ऐसा क्या अनोखा खो देंगे हम जो आज तक हमने नहीं खोया है। बहुत धोखा खाया है हमने जिंदगी में। इस दुनिया ने, इस समाज ने हमसे बहुत कुछ छीना है, इसलिए अब कुछ भी खोने का डर नहीं है हमारे अंदर प्रशांत। नहीं, जाओ ना, जाकर माधव को शौक से बता दो हमारी सच्चाई।
देविका ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन एक थप्पड़ के अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। माधव और हमारे बीच के जो रिश्ते की नींव है ना, वो इतनी मजबूत है कि तुम्हारे जैसी हल्की हवाएं उसे नहीं उजाड़ पाएगी। हम मानते हैं कि हम कभी चाहते ही नहीं थे कि माधव को कोई बच्चा हो, लेकिन विनायक पैदा हो गया। इस दुनिया में उसके आने के बाद हमने उसे कभी नहीं अपनाया, लेकिन सच बात यह भी है कि उस बच्चे पर हमने कोई खरांच नहीं आने दी। लेकिन तुमने क्या किया? उस बच्चे को जान से मारने की कोशिश की ना। अगर उसे यह पता चला कि तुमने उसके बच्चे विनायक को मारने की कोशिश की, तो वो तुम्हें जान से मार देगा। इसलिए ये खोखली धमकियां हमें देना बंद कर दो प्रशांत। इनका, अगर तुमने मेरी मदद करनी ही नहीं थी तो यहां आई क्यों? मेरी मजबूरी का तमाशा देखने। पुलिस जी बस पहुंच ही रहा हूं। सब रेडी है ना? साहब जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं, मैं तो बस। आप ऑफिस नहीं जा सकते। देखिए, डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि वो नकली दवाइयों का असर खत्म होने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। तब तक आपको सिर्फ आराम करना पड़ेगा। ऑफिस नहीं जा रहा, ऑफिस नहीं जा रहा मैं टहलने जा रहा था। इस वक्त इतनी दोपहर में टहलने जा रहे हैं? हाँ, दोपहर में टहलने नहीं जा सकते क्या? मतलब इस पर टैक्स लगता है। और ये बीवी वाला ड्रोब मत झाड़ो मुझ पर, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ भी नहीं जो बीवियों वाला रौब झाड़ूंगी। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है, इसलिए मैं कह रही थी। बाकी आपकी मर्जी है। हाँ पता है, आराधना वो मेरा ये मतलब नहीं था, तुम जानती हो। आराधना दीदी, आप क्यों बड़े भैया को सुबह से इतना सता रही हो? बेचारे सुबह से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ नहीं कर रहे आपके लिए, बस वो आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप खुद ही समझ जाओ ना और माफ कर दो, उन्हें मान जाओ। चंदा दीदी, लगता है आप भी ना मेरी काशी दीदी की तरह कुछ ज्यादा ही पिक्चरें देखने लगी, इसलिए आपको वो भी दिखाई दे रहा है जो है भी नहीं। चलिए अब आम भी सुखाने। मान जाओ। इनका, तुम पुलिस लेकर आई हो? शायद हमारा पीछा करते करते पुलिस यहाँ पहुंच गई हो। अच्छा, और तुम्हें पता भी नहीं चला? हाँ? शायद हमने जानबूझकर हमारा पीछा करने हमने दे दिया। इनका, तुम्हारी हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। याद है ना, बरसों पहले हमने एक समझौता किया था कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम दोनों एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। याद है कि नहीं? हाँ, अच्छी तरह से याद है। लेकिन इस समझौते को तोड़ने की कोशिश सबसे पहले तुमने की है प्रशांत द्विवेदी। अपनी खुदगर्जी में तुम अपने बच्चों को भूल गए, पर हम नहीं भूले। तुम्हारी पत्नी के रूप में आज भी हम तुमसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों की मां होने के नाते हर विष हम पी लेते हैं, हर दर्द हम सहन कर लेते हैं। जब खुद को हम आईने में देखते हैं ना, तो हमें घिन आती है, पर हम नहीं। ये जो तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र हमने पहना है ना, ये हमारे लिए गले का फंदा है। घुटन महसूस करती हूं मैं इसमें। जो सिंदूर हम लगा रहे हैं ना, हमारी मजबूरी बन गई है। अगर इस समाज का डर नहीं होता, हमारे बच्चों की परवरिश की बात नहीं होती, तो बहुत पहले खुद को हम इस रिश्ते से आजाद कर चुके होते। सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हम ये खून के आंसू पी रहे हैं और जी रहे हैं। बार बार अपने दिल को तसल्ली देते जा रहे हैं कि पति का प्यार, ये रिश्ता हमारे नसीब में नहीं है तो ना सही, हमारे ससुराल से
किस्मत में हमें कुछ नहीं मिला तो ना सही, लेकिन हमारे मायके में हमें और हमारे बच्चों को उनका हक जरूर मिलेगा, और यह हक दिलाने में हमारे बच्चों के पिता हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन नहीं, हमारे बच्चों का पिता इतना मतलबी निकला कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने कभी भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अपनी दुश्मनी, अपनी नफरत अपने बच्चों के भविष्य से ज्यादा अहम था उसके लिए। क्यों दे रही हो इस वक्त मुझे ये ज्ञान? तुम चाहती क्या हो तुम? अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उनके नाम के सामने तुम्हारा नाम लगा है। लेकिन वो इस बात से अनजान है, नहीं जानते, हमारे बच्चे ये नहीं जानते कि वो अपने पिता के नाजायज औलाद हैं। उन बच्चों के बारे में हम क्या ही कहें। 2 बच्चे पैदा करने के बाद तो हमें पता चला कि तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है, तुम्हारी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उसके बावजूद तुमने हमसे शादी की और हमने शिवानी और आर्यन को जन्म दिया। लेकिन कानून की नजरों में एक ब्याती पत्नी के होते हुए तुमने दूसरी शादी की, जो जुर्म है, क्योंकि उनके हिसाब से ये पवित्र रिश्ता कोई खेल नहीं है, एक औरत की पहचान है, उसका वजूद है। इसीलिए उन्होंने ये कानून बनाया है कि अगर कोई भी इंसान एक ब्याती पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी औरत से शादी करता है तो इस शादी के कोई मायने नहीं रहे, और उस गैर कानूनी रिश्ते की वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा नाजायज कहलाता है, जिनका अपने पिता पर, उनकी जायदाद पर कोई हक नहीं होता। कल को तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे हमारे सामने आकर अपना हक मांगेंगे और हमारे बच्चों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। समाज में हमारे बच्चों का अस्तित्व हो, कल को हमारी शिवानी की शादी एक अच्छे घर में हो, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये जो मंगलसूत्र है ना, काली मोतियों की माला पहनकर हम घूम रहे हैं। अपनी खुशी की खातिर तुमने हमसे शादी की ना, हमारे परिवार का नाम इस्तेमाल करके राजनीति में अपना सिक्का जमा लिया, पर बदले में हमें क्या मिला? शर्मिंदगी, बदनामी, इस रिश्ते का बोझ मिला हमें। वाह प्रशांत वाह, आज अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए तुम हमारे बेटे आर्यन का इस्तेमाल कर रहे हो। बस बंद करो अपनी ये बकवास। कानून की नजर में हमारी शादी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे निभाने के लिए तैयार था। मैं अपने बच्चों का पिता बनके उनकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मना किया और तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अपने भाई के घर, अपने माँ बाप के घर चली गई। बस प्रशांत बस, ये मेनका कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगती और वो अपना हक किसी के साथ बांटती नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ हमने ये रिश्ता नहीं निभाया। चले गए थे हम अपने मायके, भरोसा था हमें अपने घर वालों पर, अपने भाई पर। इतने सालों से उस परिवार की हमने इतनी सेवा की, दिन रात, तो हमें लगा कि हमें और हमारे बच्चों को वो हक मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वो माधव भी तुम्हारी तरह हमें धोखा दे गया। सारी प्रॉपर्टी उसने ट्रस्ट का नाम कर दिया, जो 18 साल बाद सिर्फ और सिर्फ विनायक को मिलेगा। उस धोखे से आज तक हम उभर नहीं पाए हैं, और अब तुम जाकर उस देविका का साथ दे रहे हो और माधव की सारी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बना रहे थे तुम। अगर तुम्हारी नियत होती तो तुम ये प्रॉपर्टी अपने बेटे या फिर हमारे नाम कर देते। तुम्हें क्या लगा? तुम माधव की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दोगे ताकि तुम्हारी पत्नी यानी कि ये मेनका
इस मेनका को तुम अपने पैरों तले रौंद के रखो। छोटी छोटी चीज के लिए ये मेनका तुम्हारे सामने घुटने टेके तुमसे भीख मांगे। लेकिन प्रशांत, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये मेनका कभी किसी के सामने झुकेगी नहीं। मेनका जो भी चाहेगी वो खुद हासिल करेगी, अपने मंसूबों को खुद वो पूरी करेगी। अब सामने होगी मेनका की मंजिल और उसका रास्ता, और इस राह में हम किसी को भी बीच में नहीं आने देंगे। अच्छा मेनका, अब मैं समझा कि तुमने आराधना के साथ मिलकर देविका को अपने रास्ते से क्यों हटाया, क्योंकि तुम जानती थी कि तुम्हारे आगे आने वाले प्लान में देविका तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेगी, है ना? हमने देविका को रास्ते से सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि वो बेकाबू हो गई थी। माधव का प्यार उसका सर चढ़कर बोलने लगा था। माधव को अपने काबू में रखने के लिए नकली दवाइयां देने लगी थी वो माधव को, और अगर वो शादी करके इस घर के अंदर आ जाती ना तो हम सबको बाहर निकाल देती। इसलिए हमने देविका को उस घर से निकाल दिया। और वो लड़की आराधना, वो हमें कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन क्या है ना, वो लड़की गाय है। उसकी लगाम हम किसी भी वक्त खींच सकते हैं। उस लड़की को अपने हाथों के नीचे दबोच के रख सकते हैं। इसलिए हमने आराधना का साथ दिया। तुम्हें जेल भेजकर एक अध्याय तो खत्म कर दिया है हमने, और माधव की बर्बादी के साथ हम दूसरा अध्याय भी खत्म करेंगे। मेनका, मेनका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना तुम्हें ना तुम्हारे भाई को। आज तो तुमने मुझे धोखे से फंसा दिया, लेकिन यह प्रशांत द्विवेदी बाहर आएगा और फिर तुम पछताओगी। बड़े भैया, ये क्या हुआ है? ये मिट्टी कैसे लगी है? आपको फिर से चक्कर तो नहीं आए थे? आप कहीं गिरे थे क्या? कोई चोट आई है? मुझे दिखाइए। नहीं, मुझे चोट नहीं आई है। हाँ, मैं गिर गया था, पैर फिसल गया मिट्टी में, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी लग गई इधर। फिक्र मत करो आराधना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना ओवर रिएक्ट मत करो, रिलैक्स। अभी फ्रेश होके आया था, मैं ठीक हूँ। ओके? लेकिन साहब जी गए कहाँ थे? बड़े भैया, प्रशांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? कहाँ छिपा पड़ा था वो, और किसने अरेस्ट करवाया? मेनका जीजी ने पकड़वाया। ए, तुम ठीक हो? देखो शिवानी, तुम और आर्यन मेरे लिए विनायक जैसे ही हैं। तुम लोगों में मैं कभी भेदभाव रख सकता हूं? नहीं ना? एंड आई प्रॉमिस कि जब तक मैं हूं एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। हर फरमाइश पूरी करूंगा, हर जरूरत पूरी करूंगा मैं। ओके? जीजी, दीदी, आप ठीक है ना दीदी? थैंक यू सो मच। आपने निस्वार्थ होकर पुलिस और कानून का जैसे साथ दिया है, काबिले तारीफ है। आपने खुद से पहले, अपने बच्चों से पहले परिवार के बारे में सोचा। हमारे साथ जो गलत हुआ है उसको न्याय दिलवाया हमने।
सच का साथ दिया है आपने। इतने एहसान है आपके कि मैं कभी शायद इन्हें चुका नहीं पाऊंगा। माधव, अपनों पर कोई एहसान नहीं करता। अपनों के लिए जो भी किया जाता है ना, वो हमारा फर्ज होता है। ये घर, ये परिवार हमारे और हमारे बच्चों का भी है। और रही बात प्रशांत की, एक न एक दिन वो जरूर अरेस्ट हो जाता, तो हमने सोचा क्यों ना आज ही हम उसे अरेस्ट करवा दें। उसके पाप का घड़ा भर चुका था, उसे तो भुगतना ही था। आपने उसे ही सजा नहीं दी, साथ ही साथ इस परिवार को न्याय दिलवाया है देविका से। अगर आप दादी और आराधना की मदद नहीं करती ना दीदी, तो हमारा परिवार तो बिखर जाता। न जाने कैसा पहाड़ टूट पड़ता हमारे परिवार पर। थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमेशा अपने फर्ज से ज्यादा हम पर एहसान किए हैं। मैं सच कह रहा हूं दीदी, मैं इन एहसानों के तले बस दबा हुआ हूं। मैं कैसे चुका पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विनायक, हेलो। आप मिसेस भारद्वाज बोल रही हैं? हाँ कहिए। आप जल्दी से चौक वाले चौराहे के पास आइए। आपके पति यहाँ आए थे और अचानक बेहोश हो गए। आप जल्दी आइए। पिछली बार मंडप में इस रिश्ते की निशानी इस मंगलसूत्र को मैं नहीं लेकर आया था, लेकिन आज ये मंगलसूत्र तुम्हें पहनाकर मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। नहीं साहब जी, रुक जाइए, मैं नहीं कर सकती।